फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप एक से ही होते हैं। कंपनी का अलग होता है सिस्टम। कंपनी में तो कंपनी के बड़े डिटेल्ड रूल लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनता है। वहाँ तो डायरेक्टर लोगों को भी रेम्यूनरेशन देने के रूल फिक्स होते हैं, तो वो काफ़ी अलग रहता है। लेकिन एक प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट थोड़ा सिंपल रहता है। फाइनल अकाउंट क्या है? अपन ने अकाउंटिंग का जो मीनिंग पढ़ा उसका लास्ट स्टेप जो है वो फाइनल अकाउंट की ओर ही जाता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आता है? जब अपन अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, अपन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, और फिर अपना आता है लास्ट समराइजेशन, समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि हम ट्रांजैक्शन को क्या करें, समराइज। ये जो स्टेप है क्लासिफिकेशन, ये तो लेजर अकाउंट तक का है, लेजर बना के छोड़ दिया आपने। और ये स्टेप क्या है? फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट का मतलब मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से है। ये काम करना है हमने, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये अपना फाइनल टारगेट है। इसके बाद हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी बिजनेस में फ़ायदा है कि नुकसान है, वेदर वी शुड कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट, चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, ये पिक्चर क्या है इसके बाद क्लियर होगी। और ये बिजनेस की इतनी बड़ी बड़ी लेजर, जर्नल, किताबें लगा रखी हैं आपने, उनको क्या है एक दो पेज पे निचोड़ लेता है, मतलब एक दो पेज पे सारा बिजनेस की पिक्चर आ जाती है। तो इसे कहते हैं समराइजेशन, यानी क्या कर देता है, ये ब्रीफ कर देता है, समराइज कर देता है कि हाँ फाइनल अंजाम हमारा क्या है। तो ये जो लास्ट स्टेप है ये अपना फाइनल अकाउंट का है। इन दोनों के बीच, फाइनल अकाउंट से पहले और लेजर के बीच, यहाँ पे अपा एक नॉलेज के लिए क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, TB। ट्रायल बैलेंस किसकी है? डिटेल फाइनल नॉमिनल अकाउंट की भी और रियल और पर्सनल की भी। सारे डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में आते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता है तो उसका अगला स्टेप क्या बनाते हैं अपा, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो पहले TB तक का काम आपने कर रखा है, इसीलिए। चलो फाइनल अकाउंट में क्या आएगा, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट सीधा ना बना के पहले क्या बना लेता है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेता है। जनरली एक मीडियम लेवल का जो व्यापारी होता है तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाता। मान लो एक दूध की डेयरी वाला है, अब वो कहता है जी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे है ही क्या, मैं तो दही बनाता हूँ, पनीर बनाता हूँ, कोई बहुत बड़े स्केल पे मशीनें वगैरह थोड़ी लगी हैं। वो सारा कुछ किस में चलने देता है, ट्रेडिंग में। मान लो कोई छोटा मोटा चूरन बनाता है और बनाता है 2-4 इंग्रेडिएंट को मिक्स करके, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो सीधा क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारे अगर लेवल +1 की बात करें तो डायरेक्ट ट्रेडिंग ही चलता है। क्या, ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये ट्रेडिंग जो होता है ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब भी इसी के अंदर ही होता है। चलो सबसे पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, जो दुकान का सामान पहले पड़ा है, जो भी ओपनिंग पड़ा है। परचेज लिखेंगे, जो माल और ख़रीदा है। इसमें से आप परचेज, रिटर्न है कम कर लो। आप ड्राइंग करके घर ले गए, मान लो किराने की दुकान है, राशन दुकान पे आया, उसी में से घर भी ले जाओगे कुछ, अब पड़ोसी की दुकान से तो नहीं लेंगे, आप अपनी ही दुकान से लेके जाएंगे, वो सामान कम हो जाएगा बिकने के लिए। या फिर आपने सैंपल बांट दिए फ्री में, माल खरीदा और सैंपल में बांट दिया थोड़ा बहुत, चलो ऐड ही हो जाएगी। या थोड़ा बहुत सामान क्या हो जाता है, चोरी, गुड्स लॉस्ट किसी वजह से, ये सब क्या है, कम हो जाएगा। नेट बेचने के लिए जो अवेलेबल है वो माल आएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि अपनी परचेज जो है 1 लाख की है, इसमें से गुड्स लॉस्ट हो गया 20,000 रुपये का, तो अपने पास बेचने के लिए कितना अवेलेबल है, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, कम।
जहाँ लाख आना था वहाँ कितना आया 80, लेकिन इससे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हमारा फ़ायदा बढ़ेगा। ये नुकसान 20,000 रुपये कहाँ जाएगा? टू गुड्स लॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे परचेज पूरी लिख दूंगा लाख रुपए, तो प्रॉफिट कम माना था ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन परचेज कम कर दी क्योंकि सामान क्या हुआ है? नुकसान। तो परचेज कम होने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? ज़्यादा। पर ज़्यादा आएगा नहीं, नीचे आके वापस वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कम हो जाएगा। चलो, हाँ, सैंपल की भी यही कहानी है। सैंपल यहाँ कम करो, मान लो आपने सैंपल बांट दिए 10,000, यहाँ पे माल कितना अवेलेबल हो जाएगा? 70। इससे जीपी अपना जो आना है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सैंपल को आप कहाँ डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो प्रॉफिट को वापस क्या कर देगा? कम। तो क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो, तो यहाँ पे और आ जाएगा, जैसे कि वेजिस, कैरीज इनवर्ड, माल लाने का गाड़ी भाड़ा, जाने वाला नहीं, वो तो बेचने के खर्चे हो देंगे। रॉ मटेरियल, मान लो शुगर मिल है, गन्ना लाओगे तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन चीनी लेके जाओगे कैरीज आउटवर्ड, वो कहाँ जाएगा? बेचने के खर्चे में। कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डायरेक्ट खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हो गए या माल खरीदने से रिलेटेड खर्चे हो गए, वो इधर। माल बेचने के, ऑफिस के सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्यों बनाते हैं? कुछ लोग कहते हैं जी ये ट्रेडिंग ना ही बनाया करो, सीधा ही प्रॉफिट ढूंढ लो, आ जाएगा सीधा। लेकिन कम से कम हमें सेल पे प्योर मार्जिन क्या है वो तो पता लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हैवी खर्चों की वजह से नेट प्रॉफिट कम आ जाता है। खर्चे कंट्रोल कर लो तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए, लेकिन अगर सेल पे ही मार्जिन थोड़ा हो, ग्रॉस प्रॉफिट ही थोड़ा हो, तो खर्चे कंट्रोल करने से क्या होगा? एक लड़की, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र था कोई, बता रहा था भी ऐसे ऐसे पैसे जमा कराओ, लगभग इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। एक लेडी ने फ़ोन किया उनको कि भैया मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ, उसकी तनख्वाह कोई 15 से 20,000 तनख्वाह, तो मेरी ये बहुत पुरानी बात हो गई, पे कम होगी उसकी 20-21,000 रुपये के आसपास। मुझे क्या है, इतने साल बाद बच्चों की मैरिज करनी है, बिजनेस का भी प्लान करना है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा, हाउ टू इन्वेस्ट। तो सामने वाले ने कहा मैम ऐसा है कि आप नौकरी बदलो पहले, बाकी काम बाद में देखेंगे। भाई आपकी पे ही इतनी थोड़ी है, भाई आपको क्या मैं गाइड करूं कि आपको करोड़ों रुपया चाहिए 15 साल बाद, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। इतनी अच्छी प्लानिंग क्या कर देगा वो? तो वो चीज़ है कि जीपी बंदे का कम होना। मान लो आप एक प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीद रहे हैं, 101 रुपये में बेच रहे हैं, प्रोडक्ट 100 पीस बेच के भी मार्जिन इतना थोड़ा ले रहे हैं आप। खर्चे कंट्रोल करने से क्या होगा? मार्जिन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर 100 रुपये वाला माल 120 में बेच रहे हैं, अच्छी कमाई है, 20% कम नहीं होता, लेकिन आपके खर्चे अनाप शनाप है, इतने एसी लगे हैं दुकान पे, इतने बंदे रखे हुए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना किराया पड़ रहा है, लेकिन अच्छा मार्जिन होने के बाद भी नहीं कुछ बच रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और रेट ना बढ़ा देना कि चलो 120 का 130 कर दो, और रेट बढ़ा दिया, रेट पहले ही अच्छा है, कस्टमर टूट जाएंगे, कंपटीटर के पास चले जाएंगे। यानी ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, एक मोटा मोटा आइडिया दे देता है कि सेल पे हमें कितनी कमाई हो रही है, बाकी तो रहे खर्चों की बात, इसलिए अपने को ये बनाना होता है। चलो, वेजिज आ जाएगा और कैरीज इनवर्ड आ जाएगा। कोई कोयला लगा फैक्ट्री में, पानी लगा, पार मीन्स बड़े स्केल पे बिजली कंज्यूम करती हैं हैवी मशीनें, वो सैलरी स्टाफ की होती है, ऑफिस स्टाफ की, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। जो वेजेस या लेबर होती है वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी होती है, वो किस में आती है? ट्रेडिंग में। पावर, हैवी बिजली फैक्ट्री में लगती है, इसलिए किस में आती है? ट्रेडिंग में। लाइटिंग, छोटे मोटे ये पॉइंट, ये कहाँ जाता है बिल इसका? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैरीज इनवर्ड, ये सब इधर आप क्या लिखोगे? सेल लेस सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ गया, नेट सेल आ जाएगी। सारा बेचा, लेकिन कभी कभी वापस भी तो आ जाता है ना माल, तो वापस आया, कम करो, नेट सेल तो जो है वो है, और बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक। बस इसके डिफरेंस से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट।
जिसे ब्रीफ में जीपी बोल देते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो मैं कहता हूं आपकी सेल है 2 लाख रुपए की और आपके पास 40,000 का माल भी बच गया, क्लोजिंग में 40,000 रुपये का माल भी बच गया आपके पास, तो इस साइड का टोटल कितना हो गया 240। मैं कह रहा हूं ओपनिंग 30,000 था आपका, 1.5 लाख रुपए की नेट परचेज है आपकी, एक 80, 10,000 रुपये ये खर्चे, तो आप देखो ये सारा कितना हो गया 190, तो 50,000 रुपये क्या बच गया ग्रॉस प्रॉफिट, बुरा नहीं है। बैलेंसिंग फिगर देखो, आपने माल बेचा 2 लाख, कितने बचे 50, 25% कमाई कम नहीं होती। 2 लाख का माल बेच के हमें 50,000 बच गए, को बुरा काम थोड़ी है, 50,000 बच गए 2 लाख में से, 25%। क्लियर? तो इसका मतलब हमारी इनकम बुरी नहीं है, अच्छी इनकम है, ठीक है। तो ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह निकलता है। वैसे आपसे कोई पूछे कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ सेल देखना, कॉस्ट ऑफ सेल इसे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, ओपनिंग 30 और परचेज मतलब वो घर ले गया, चोरी हो गया, वो काट पीट के नेट वापस आ कर दिया। कितने का माल खरीदा आपने 150। डायरेक्ट खर्चे कितने हैं, क्लोजिंग कितना है। एक्चुअल में ना ये क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि अपन ने 1.5 लाख का माल खरीदा नेट, 40 का उसमें से बचा पड़ा है, यानी इस 1.5 लाख में से लगा कितना 110, 1.5 में से 40 बचा लिया, यानी अपना जो बेचा वो कितने वाला बेचा 110, पर खर्चे भी तो लग गए, तो वो सब एडजस्ट करके अपना कितने का माल लगा 1.5 लाख। ये हमारी क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल कितनी है हमारी, नेट सेल 2 लाख, तो हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 50,000 इस तरह से आ रहा है, यही है ना। कई लोग तो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहीं से काट के लिख दिया करो, 1.5 लाख लिखा ना, जहाँ राइट में क्लोजिंग लिखा है 40, क्या छोड़ो काट के कितना लिख दो परचेज 110, क्लोजिंग इधर लिखो ही ना, राइट में कितना लिख लो नेट 110, तो कोई फर्क पड़ जाएगा, एक ही बात है। हाँ, इधर 40 ना लिख के लो, इधर से 40 हटा दूं, इधर ही लेस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए 40,000, तो ऐसा होगा इधर कितना आ जाएगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखो 2 लाख, इधर भी कितना 2 लाख, 50,000 प्रॉफिट, एक ही बात है, उससे थोड़ी फर्क पड़ना। सही चीज़ तो यही है कि जो माल खरीदा उसमें से बच गया कितने वाला 40 वाला, तो अपने पास बेचने के लिए बेचा कितने वाला अपने 110 वाला। सही चीज़ तो यही है कि अपने पास ओपनिंग पड़ा था 30 और इस साल वाला लग गया कितना 110, 140 हो गया, 10,000 खर्चे, तो 1.5 लाख रुपए का माल खत्म हो गया अपना, 2 लाख रुपए आ गए, तो 50,000 क्या है हमारा प्रॉफिट। पर ट्रेंड ऐसा है कि लोग राइट साइड में दिखा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, परचेज में से काट के दिखाने की बजाय। फॉर्मेट समझ आया। यहाँ सारे खर्चे कौन से भरने हैं, वेजिज या लेबर डायरेक्ट खर्चा है, कोयला लगा, बिजली लगी, पानी लगा, पावर, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, माल लाने का, फैक्ट्री के खर्चे, सीधा लिखा है फैक्ट्री का ये खर्चा है, डालो इधर, सब फैक्ट्री के माल बनाने से रिलेटेड खर्चे, माल लाने से रिलेटेड खर्चे, बेचने वाले खर्चे नहीं। वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बता देता है, मोटा मोटा आइडिया कि हमें प्रॉफिट कितने रुपए बचा है माल बेच के, 25%, 50,000 बच गया है। सही है। इसका अगला, इसके बाद
ये कॉस्ट वगैरह निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर मीनिंग पता लग गया भाई, हाँ ये है कॉस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है देखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं और इधर इनकम की आइटम्स आती हैं। ये रुपीस, ये फॉर्मेट है। देखो डेबिट क्रेडिट, जीपी ब्रॉट डाउन, कितने रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बिजनेस के बाकी सारे इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे कि क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, लॉसेस, सब इधर भर दो, सारे आ गए, तो सारे लिख दो। इधर क्या आ गई, कोई अदर इनकम, अदर इनकम कौन सी आ सकती है, रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कोई पैसा लगाया, डिस्काउंट क्रेडिटर से मिल सकता है, डिस्काउंट रिसीव वो हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो जाए। प्रॉफिट ऑन, ये तो प्रॉफिट के आइटम है। मान लो कार महंगी बेच दी तो वो फ़ायदा, कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस का, कहीं एफडी उफडी करवा दी, वो इनकम, इंटरेस्ट कंपनियों में लगा दिया तो वहाँ से क्या गया, डिविडेंड रिसीव हो गया। कंपनियों में भी तो लगा देते ना कई बार आप पैसा, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट आ गया क्रेडिटर से, सब इधर। खर्चे इधर भर दो, ये इसमें सब आ गए खर्चे। कौन कौन से एग्जांपल लो, कौन कौन से खर्चे आ गए इधर, इधर आ गए जैसे इन सब में, जैसे कि मान लो कोई रेंट पेड है, कोई इंटरेस्ट पेड है, वो आ गया, कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया, कोई डेप्रीसिएशन हो गया, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैरीज आउटवर्ड हो गया, माल भेजने का, डिलीवरी वैन के खर्चे हो गए, सेल्समैन का कमीशन हो गया, और एडवर्टाइजमेंट हो गया, बेड डेट्स हो गया, लाइट का बिल हो गया, सैलरी होगी ऑफिस स्टाफ की, जनरल एक्सपेंसेस, कोई मिसलेनियस, कोई चौकीदार वॉचमैन के, टी कोल्ड ड्रिंक, और क्या हो सकते हैं, रिपेयर हो सकती कोई, सारे यहाँ भर दें। जितने भी नया खर्चा कोई दिखेगा वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बिजनेस करना है तो बड़े खर्चे होते हैं, सब प्रॉफिट एंड लॉस में भर दिए जाते हैं। अगर फैक्ट्री की वर्ड फैक्ट्री मेंशन है तो ट्रेडिंग में, ओनली मशीन मेंशन है तो इधर ही चलने दो, क्योंकि ना ज़्यादातर अपना जो ये टॉपिक है ना, ये ज़्यादातर ट्रेडर के लिए, ट्रेडर या ना बराबर छोटा मोटा मैन्युफैक्चरर। जैसे मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे दूध की डेयरी वाला करता ही गया है, थोड़ा सा उसमें खट्टा कुछ डाल दिया तो वो दही बन गया, पनीर बना दिया, ठीक है, उसी को गर्म कर दिया तो खोआ बना दिया, और कोई बड़ी मशीनें नहीं लगाई हैं उसने, ऐसे मैन्युफैक्चरर। तो अपने पास बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं अगर, फिर तो वो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ जाता है सब कुछ ये फैक्ट्री का। तो अपने तो ना बराबर है मैन्युफैक्चरिंग, तो छोटा मैन्युफैक्चरर है उसको इधर ही डील कर लेते हैं। तो स्पेशल लिखा है फैक्ट्री की मशीन तो ट्रेडिंग में, वरना ये ऑफिस की तोलने वाली मशीनें हैं, कोई सीसीटीवी है, कोई एसी है, इनके सारे खर्चे, डेप्रीसिएशन, रिपेयर, पेट्रोल डीजल का खर्चा, गाड़ियों का, सब इधर भर देना है। फ्यूल जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह व्हीकल नहीं है ऑफिस में, उनका फैक्ट्री के अंदर, अपने दुकान के अंदर, उनका हो गया, फ्यूल का खर्चा हो सकता है, और सर्विस के खर्च हो सकते हैं। सी सैंपल गुड्स लॉस्ट, सब इधर, सैंपल बांट दिए, गुड्स चोरी हो गया, नुकसान, सब नुकसान इधर, सारे खर्चे भरेंगे। बेड डेट्स का प्रोविजन
हाँ वहाँ से कम कर दिया, अगर वहाँ ना कम करता तो जीपी यहीं कम आ जाता। यहाँ मान लो 10,000 के सैंपल का खर्चा है, सैंपल ना करता कम ना तो यहाँ पे 1,20 आता, 1,20 आने से प्रॉफिट कितना आता 40, यहाँ पे कितना जाता 40, पर मैंने सैंपल को प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा माना तो मैंने वहाँ से निकाल दिया। ये माल बेचा थोड़ी अपन ने इतनी का, 10,000 निकाल दिया, कॉस्ट अपनी क्या होगी यहाँ पे कम होगी, अपना प्रॉफिट क्या आ गया ज़्यादा आ गया। अब सैंपल को 10,000 यहाँ डाल दूंगा तो जो प्रॉफिट ज़्यादा है वापस कम हो जाएगा। तो यानी ये कहता है कि सैंपल होना, चोरी होना, ये ट्रेडिंग काउंट का नुकसान थोड़ी है, माल बेचने से थोड़ी नुकसान हुआ। ये तो चोरी है, अब नॉर्मल बातें हैं, ये तो चोरी हो गया, सैंपल बांट दिया, ये नुकसान कौन सा अकाउंट दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ से माल कम कर दो, वहाँ नहीं कॉस्ट ज़्यादा दिखनी चाहिए, नेचुरल है प्रॉफिट क्या आ जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वो वापस आके क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कम। अभी इसमें बात करूँगा बीमे का पॉइंट भी है और भी है, थोड़ा मैं तो फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, बैड डेट्स प्रोविजन की भी बात करूँगा। तो ये अपना फॉर्मेट है, इससे क्या जाना है हमारा नेट एनपी या नेट लॉस। देखना पड़ेगा कौन सी साइड ज़्यादा है, अगर राइट साइड ज़्यादा रही तो में नेट लॉस भी आ सकता है, लेफ्ट साइड ज़्यादा हुई तो नेट लॉस, और ऐसे ही इस ये साइड ज़्यादा हो तो ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, चांस कम होते हैं। क्योंकि ग्रॉस लॉस क्यों नहीं आता, क्योंकि खर्चों की वजह से नेट लॉस तो हो सकता है आ जाए, मोटे खर्चे हो गए, लेकिन माल तो हमेशा आप थोड़े फायदे में ही बेचेंगे, माल ही अपन लॉस में बेचें इसके चांस बहुत कम है कि कोई आइटम 100 किया है और अपन 90 में बेच रहे हैं। इसलिए 99% ग्रॉस लॉस नहीं आता है, लेकिन नेट लॉस आ जाता है अक्सर। क्यों, हैवी खर्चे ये वाले, ये बिना सोचे समझे भी हो जाते हैं, चोरी होगी, आग लग गई, नुकसान हो गया, ये नेट लॉस तो आ सकता है, पर ग्रॉस लॉस बहुत कम आता है प्रैक्टिकली, क्योंकि वहाँ तो अपन कमाते ही हैं, थोड़ा महंगा बेचते हैं। तो ग्रॉस लॉस ये साइड ज़्यादा है तो बाई ग्रॉस लॉस, और यहाँ ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन हो जाएगा खर्चों की साइड, पर चांस कम है, ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है उधर। इनकम जोड़ो, खर्चे काटो, नेट प्रॉफिट या लॉस, राइट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ गया, नॉमिनल अकाउंट में राइट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ही होता है, और लेफ्ट साइड ज़्यादा हो तो क्या आ जाएगा लॉस। इसके बाद क्या बनेगी फिर हमारी बैलेंस शीट, माइंड में सेट कर लो क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, आइडिया हुआ। चलो फिर अपने को इसके बेस पे अपने को यहाँ बनानी है क्या, बैलेंस शीट में क्या, बैलेंस शीट के साथ लिखा जाता है एज ऑन। जैसे 31 मार्च 21 को बना रहे हैं आप, तो 31 मार्च 21 को बैलेंस शीट में क्या कुछ है, तो ये एज ऑन बनती है, इस डेट को बैलेंस शीट 31 मार्च 21 है जैसे। तो क्या असेट्स हैं, फिक्स असेट्स भी हो सकती हैं, यानी कि नॉन करंट असेट्स में क्या कुछ हो सकता है, पहले आप करंट असेट्स लिख लो। करंट असेट्स में कैश, बैंक हो सकता है, डेटर हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस जो एडवांस दे देते हैं ना खर्चे, नेक्स्ट टाइम के एडवांस, वो अक्रूड इनकम हो सकती है जो अभी आई नहीं, जैसे कि मैंने किसी को लोन दे रखा है, इंटरेस्ट बनता तो अगले ने दिया नहीं अभी, वो हो सकता है। और करंट में यही चीज़ें रहती हैं। और नॉन करंट असेट्स में यानी कि फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई कंप्यूटर, कोई फर्नीचर एट्सेट्रा। इधर करंट लायबिलिटी में जैसे कि क्रेडिटर हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं एट्सेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे कि बैंक लोन वगैरह हो गया, वो हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी अपन ने काम किया नहीं, इनकम ले ली, जैसे मान लो मैरिज पैलेस है आपका, आपने किराया ले लिया, अभी बुकिंग का अभी प्रोग्राम हुआ नहीं अगले का, आपने एडवांस ले लिए पैसे,
वो हो सकता है, ठीक, बैंक लोन। और इधर प्रोप्राइटर की कैपिटल, प्रोप्राइटर की कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल, कोई उसने एडिशन की और लगाया पैसा वो आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर, कोई ड्राइंग की है उसने पैसे निकाले या सामान ले गया वो माइनस हो जाएगा, प्लस नेट प्रॉफिट, लॉस हुआ तो कम। ये पैसा फायदा नुकसान मालिक का होता है बिजनेस में, क्योंकि रिस्क रिटर्न सब मालिक का, दोनों साइड हमेशा इक्वल, दोनों साइड हमेशा बैलेंस शीट की क्या रहनी है, इक्वल। इक्वल नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई एरर है। इक्वल होंगी, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल होती हैं तो वहीं से बनती है बैलेंस शीट, तो दोनों साइड इक्वल ही होंगी हर हाल में। समझाए, ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, इसमें सारी चीज़ें फीड करनी है अपन ने, सही है। अब प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे कि इन चीज़ों को बुक्स में दिखाएं कैसे। अपने को ट्रायल बैलेंस बना हुआ दे रखा होता है तो इन चीज़ों को एडजस्ट कैसे करना है अपने को ये देखना है। यहाँ पे इश्यू वो आता है ट्रायल बैलेंस, जो टीवी के अंदर चीज़ें होती हैं, ट्रायल बैलेंस, मान लो ये बना हुआ 31 मार्च 2021 को ट्रायल बैलेंस। टीवी के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में पास हो चुकी हैं, तो ही टीवी के अंदर आई। कुछ चीज़ें टीवी के नीचे होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, वो चीज़ें जिनको भूल गए आप। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब omitted entries not entered in books of account, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है। क्या होता है, कई बार तो अकाउंटेंट भूल जाता है और कई बार क्या उसे समझ नहीं आता इसका क्या करूं, वो नीचे लिख के छोड़ देता है, ये आपने आप कर लेना। दिक्कत है, वो कहता है मेरे गलत हो जाएगा, मेरे को नहीं समझ आता। तो वो क्या है, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अकाउंटेंट को इशारा है, भाई तू इन चीज़ों को सीधा किस में एडजस्ट कर ले, फाइनल अकाउंट में। बुक्स के अंदर ये रह गई हैं एडजस्ट होनी, इनकी एंट्री नहीं हुई है, तो इसलिए लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि जो नीचे होता है ना ट्रायल बैलेंस की चीज़ें, उनको 2 बार लिखते हैं। 2 बार इसलिए क्योंकि वो कहीं लिखी नहीं गई, और जो टीवी के अंदर है इट मीन्स उनकी एंट्री हो चुकी है, उनको सिर्फ एक बार कहीं ना कहीं लिखना है। इस तरह भी याद करते हैं लोग। चलो, तो इसको अपने को समझना है, टीवी के अंदर है कोई चीज़ के बाहर है। जैसे कि मान लो सैलरी 11,000 ट्रायल बैलेंस में लिखी है, सैलरी 11, नीचे एडजस्टमेंट में कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 मंथ की, 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मतलब वो कहना चाहता है एडजस्टमेंट में कि 1 महीने की सैलरी बाकी है। भूल बाल गए हम, इसका मतलब तो ये निकाल लें कि अंदर सैलरी कितने महीने की है, 11। साल की नौकरी होती है, साल भर बंदे ने नौकरी की, 11 महीने की आपने तनख्वाह दे दी, 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी, तो कितनी बनेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, बोलो। ₹1,000, 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग बनेगी है। तो आप देखो इसमें आप ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे जब, इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देते हैं 1,000 रुपये, यानी खर्चे में कितने चले जाएंगे, और बैलेंस शीट में किधर आएगा, ये लायबिलिटीज हैं, ये एसेट्स हैं।
समझ आया क्यों? 11 आपने दे दिए, 1000 रुपये देने बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ी, खर्चे में कितना चला गया 12, और 1000 रुपये किधर आ गया बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। सही है, खर्चा 12 है, 11 दे दिया कैश, 1000 अभी देना है, तो वो एंट्री भूल गया 1000 रुपये जो नहीं दिए। भैया देने तो पड़ेंगे, काम कराया है, तो वो आउटस्टैंडिंग आ जाएगी लाइबिलिटी। समझे? अब देखना, मैं कहता हूँ भूला ना होता तो टीवी के अंदर ही होता, भूला ना होता तो फिर अपने को सोचना दिया कैसे होता। देखना क्वेश्चन बदल रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं कहता हूँ अकाउंटेंट बड़ा समझदार है, भूला नहीं है, उसने 11 दी तो उसकी तो एंट्री क्या कर दी होगी, सैलरी टू बैंक या कैश, कितने रुपए कर दिए होंगे 11, 1000 रुपये भूला नहीं है, 1000 रुपये भी उसको याद है, उसने सैलरी डेबिट 1000 रुपये टू क्या कर दिया होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, उसने बुक्स में एंट्री कर दी तो मतलब क्या 11 ये 1000 ये डेबिट कितना कर दिया होगा उसने पूरा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दिख रही होगी। अब देखो आप, इसका मतलब वो भूला नहीं है, उसे सब याद है, उसने आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री कर दी। अब आप मुझे बताओ कहाँ क्या क्या आएगा, ध्यान से देखो, एडजस्टमेंट में कुछ है ना, ये तो मैंने नॉलेज के लिए करके दिखाई है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, सैलरी डेबिट 12, आउटस्टैंडिंग 1000, करो इसका ट्रीटमेंट। देखो अब टीबी के अंदर है, उसे सोचो बस एक बार लिखना है, कहाँ लिखना है, बस टीबी के अंदर है क्या, डेबिट में 12 है, डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, या कहाँ जाता है, असेट्स में। याद रखना ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड जो होती है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में या तो सारी क्या होती हैं असेट्स, या क्या होते हैं सारे खर्चे, और जो क्रेडिट साइड होती है ना टीबी की, इधर या तो सारी लाइबिलिटीज होती हैं या फिर सारी क्या होती हैं, बस असेट्स हैं तो असेट्स में, खर्चे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में, राइट साइड में तो इनकम है या लाइबिलिटी। अब पहचानो सैलरी 12,000 क्या है, या तो असेट है या खर्चा है, आप बताओ क्या है, खर्चा। क्या ट्रेडिंग का खर्चा है या पी एंड एल का, पी एंड एल का, तो कहाँ जाएगा ये, खर्चा 12,000, ये क्या है, इनकम है या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। कहीं ऐड लेस कुछ नहीं करना, बस लिखना है आपने, जो टीवी के अंदर चीज है ना वो बस लिखनी है आपने, कहाँ लिखनी है आप सोचो बस, जिसे लोग इस तरह याद करते हैं, एक बार लिखना है, और एडजस्टमेंट में हो तो उसे 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि उसकी एंट्री कहीं हुई नहीं, आंसर अब भी वही रहा, याद था तब भी और भूल गया था तब भी, क्योंकि भूल गया तो एंट्री कर दो, याद है तो करी रखी है उसने, अपन क्या करेंगे, करी रखी है उसने। यानी आपको ये गेम है मेन, तो टीबी के अंदर है कुछ के टीबी के नीचे कुछ, सारी कहानी ये है, टीबी के अंदर है, बस आपको सोचना है कहाँ लिखूँ, टीबी के नीचे है, डबल एंट्री चाहिए उसकी, देखो कहाँ कहाँ लेके जाऊँ, समझे, बोलो कोई डाउट, समझ आई बात। और देखो क्या करूं, हाँ जी, हाँ जी बोलो। कितना,
असेट्स में 90 जाएगा कि 80 जाएगा? असेट्स में 90 जाएगा या 80 जाएगा? हाँ जी, नहीं 90 जाएगा। इसका मतलब ये डेप्रीसिएशन अंदर आया तो क्या एंट्री हो के आया? पहले आप सोचो, अंदर आया ना, ये अकाउंटेंट ने कुछ एंट्री की ना तो ये 10,000 अंदर आया। आप सोचो एंट्री क्या की होगी? आपने की होगी डेप्रीसिएशन, एक खर्चा है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, तो ही डेबिट में आया 10। टू क्या हुआ होगा? मशीन कट नहीं गई क्या? कट गई, दोबारा कटूं? अंदर आया ये डेप्रीसिएशन तो डेबिट है, डेबिट कैसे हुआ होगा? डेबिट हुआ डेप्रीसिएशन, क्रेडिट क्या हुआ होगा? आप सोचो, डबल एंट्री सिस्टम है ये, तो है नहीं कि अकेला डेबिट ही हो गया हो। क्रेडिट क्या हुआ होगा? प्लांट एंड मशीनरी, तो मशीन ऑलरेडी कट हो चुकी है, ये एंट्री हो चुकी है, तो ही अंदर आया ना टीबी के 10। अब आपको मशीन में दोबारा नहीं काटना, यानी कि इसका इफेक्ट क्या होगा? डेप्रीसिएशन डेबिट, अब कहाँ ले जाओ इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10,000। कहाँ ले जाओगे? टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10, और इधर प्लांट एंड मशीनरी कितनी आ गई? प्लांट एंड मशीन 90। समझ आया? बोलो, कोई डाउट? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम इसमें? कोई भी? सही है। थोड़ा मैं इसको बाहर ले जाता हूं। लो, मैं कहता हूं अंदर नहीं है डेप्रीसिएशन, नीचे है। चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो पक्का यहाँ मशीन कितने की होगी? फिर भूल गया डेप्रीसिएशन लगाना? लगा लो। है अंदर डेप्रीसिएशन ना? लगाओ। डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 10। डेप्रीसिएशन डेबिट होगा तो P&L में जाके ख़त्म हो जाएगा, और मशीन काउंट में क्या आ जाएगा? 1 लाख जो दिख रही है ना, उसमें डेप्रीसिएशन 10 काटना है, तो कितने की? रिजल्ट वही है। याद है तब भी, भूल गया तब भी। समझ आया? बोलो, कोई डाउट? ये चक्कर है फाइनल अकाउंट में। आपको यही सोचना होता है कौन सी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है और कौन सी चीज़ ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में है। वो तो फिर वो एक अलग फाइनल अकाउंट नहीं, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो सस्पेंस आएगा। ठीक है, सस्पेंस कहाँ जाएगा? डेबिट है तो या तो असेट्स में या खर्चे में, क्रेडिट है तो इनकम या लायबिलिटी। वो तो अपने को दिया होगा, बस अपने तो उठा के पुट कर देना है, फाइनल अकाउंट नहीं। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है। अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें, सस्पेंस कौन सा आएगा, वो एक अलग इशू है। फाइनल अकाउंट में तो बना हुआ है डीबी, अपने तो उसको बस लास्ट अंजाम फाइनल अकाउंट बनाने हैं। समझ आया? बोलो, कोई डाउट? अब देखना और परचेज 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 30,000। क्या करूं? परचेज कितनी लिखूं? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट में है, इसका मतलब इसकी एंट्री हुई नहीं, ये परचेज में से कटा हुआ नहीं है। तो करो, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 30 लिखो। और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्या असेट्स भी है तो बैलेंस शीट में तो इसने आना ही आना है। कितने रुपए क्लोजिंग स्टॉक? एडजस्टमेंट में तो डबल, एक बार इधर आके परचेज को कम कर देता है। ये परचेज कितनी रहेगी? 170 देखा जाए तो, और वो 30। अगर मैं कहता हूँ भूला ना होता, एडजस्टमेंट में ना होता, ये तो भूल गया नीचे है,
क्लोजिंग स्टॉक भूल गया, नीचे मैं कहता हूं भूला नहीं है, फिर हाँ क्यों, वही तो कह रहा हूं ना क्यों। अभी तो ये आपके सामने 2 लाख लिखी परचेज, स्टॉक 30 इधर 30 इधर, इसका मतलब ये परचेज को नेट कर रहा है। 2 लाख लिख के 30 रह गया एडजस्ट करना, तो वो नेट करके 71 कर रहा है। और अगर ये बुला ना होता, अंदर होता, ये देखो तो परचेज 2 नहीं होती, फिर परचेज कितनी होती, उसकी एंट्री क्या होती, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, यानी ये स्टॉक कट चुका है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू परचेज में से काटा जा चुका है 30, इसकी ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड है। तो जब ये एंट्री पास्ड है तो आप दोबारा परचेज काटेंगे क्या, 170 स्टॉक हटा दो यहां से, वो पहली काट के दे रखा है परचेज, तो बस सिर्फ कहां जाएगा ये, ओनली बैलेंस शीट। बात तो एक ही है, अंदर था तो ये हुआ, बाहर है तो इसका मतलब परचेज में 2 लाख है, स्टॉक राइट साइड में डाल दिया 30 हो, तो फिर भी 170 गया। लेकिन आपको याद रखना है कि स्टॉक अंदर है टीवी के, तो कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ बैलेंस शीट। स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आएगा, दोबारा कट जाएगा वरना परचेज में से। टीवी के अंदर है, एक बार लिखना है, कहाँ, बैलेंस शीट। नीचे है तो 2 बार, एक बार ट्रेडिंग में लिखना है और एक बार कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट। क्लियर, समझ आया। ये वजह है हर चीज़ की एडजस्टमेंट ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि टीवी के अंदर है या टीवी के बाहर है, सारी कहानी ये है। चलो देखना, इंश्योरेंस 12,000 मुझे कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जून 2020। 1 जून को बीमा भर दिया आपने, 1 जून को बीमा भरा, कितने रुपए, 12,000। 1 जून को बीमा भरा। बीमा तो आपको पता है 1 साल के लिए होता है। अगर आपने 1 जून को बीमा भरा है तो बीमा तो 1 साल का है, कब तक चलेगा, 1 जून 20 से लेके 1 जून 2021 या 31 मई 21, तो 2 महीने अगले साल फालतू के नहीं हो गए। अपना साल तो 31 मार्च में खत्म हो रहा है, 2 महीने का क्या हो गया, ये प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं हो गया क्या। 12,000 साल भर का बीमा साल का ही होता है, 2 महीने कौन से वाले, अप्रैल और मई 2021, 2 महीने का एक्स्ट्रा 2,000। अपने तो इस साल के कितने महीने हैं, 10, जून से 31 मार्च, 1 जून 20 से 31 मार्च 21, अपने तो 10 महीने हैं। 2 महीने का क्या ये प्रीपेड, क्या करूं, खर्चे में लेस करूं। आपने कितना दिखा रखा है, 12, तो यहां आप दिखाओ इंश्योरेंस कितने रुपए, 12, लेकिन लेस करो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 2 महीने का कितना, 2,000, खर्चे में कितना, 10 महीने का कितना रह जाएगा, 10। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पड़ा है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस खर्चा 2,000 रुपये कहाँ पड़ा है, असेट्स में पड़ा है। समझ आई बात, ध्यान से देख लो। 2 महीने का खर्चा इस साल का ही नहीं, एडवांस है अगले साल का। अप्रैल मई में बीमा चलेगा अभी तो। बोलो कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इसमें, समझ आया। अंदर ले जाऊँ इसको, हाँ जी आप करो, अंदर लेके जाओ इसे। मैं कहता हूँ अकाउंटेंट बड़ा इंटेलिजेंट है, वो भूला नहीं भैया, इसमें तो भैया 2 महीने का क्या है, नेक्स्ट ईयर का भी है, उसको याद रहा तो क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो अकाउंटेंट बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने एंट्री डाल दी इसकी कि भैया इसमें तो 2 महीने का अगले साल का है। वो एंट्री क्या कर देता है, वो एंट्री कर देता है प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, वो खर्चा काट देता है। बड़ा समझदार अकाउंटेंट है, कम मिलते हैं ऐसे। 2,000
नहीं तो वो नीचे लिख के छोड़ देता है, कहता अपने को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। उसको समझ है, उसने पहले क्या कर दिया 10, और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिखा दिया अंदर। अब इसका क्या करूं देखना, अब एडजस्टमेंट में है कुछ ना, अंदर ही है जो है, बस एक बार दिखना है। ये सीधा कितना जाएगा इधर जाएगा इंश्योरेंस कितने रुपए 10, और 2000 सीधा एक बार कहां जाना है। आंसर तब भी वही रहा, भूल गया था तब भी याद है तब भी, बस ये याद है तो हमारा काम बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं, हमें लिखना है किधर लिखूं, और नहीं याद तो फिर अपने को सोचना पड़ेगा क्या करूं एडजस्टमेंट एंट्री का। हाँ, आपको क्या मिलेगा पेपर में, एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ, दोनों साइड बराबर होंगी उसकी, नीचे 5-4 एडजस्टमेंट एंट्री, 5, 7, 8, 10 जितनी भी लेंथ करना चाहे क्वेश्चन की, वो नीचे देगा वो एडजस्टमेंट एंट्री, स्टॉक दे देगा, डेप्रिसिएशन दे देगा, प्रीपेड दे देगा, आउटस्टैंडिंग दे देगा, इस तरह से नीचे देगा चीज़ें। उसको माइंड में रख के, जैसे गलती कर देगा, कहेगा जी मशीन फिट करने की वेजिज अकाउंट में डाली है, तो वेजिज में नहीं आती, याद रखना असूल है। कोई मशीन लाते हो, मशीन लाने का गाड़ी का किराया, मशीन उतारने वाली लेबर, वो सब मशीन में ही जुड़ जाती है, कैपिटलाइज होती है, तो आपने वेजिज में नहीं डालना था। मशीन फिट करने की वेजिज को किस में लेके जाना था, मशीन में, तो गलती से हमारे अकाउंटेंट ने किस में जोड़ दिया, 1000 रुपये वेजिज में, तो वेजिज में से कम कर दो ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ जाके जोड़ दो, मशीन की वैल्यू में जोड़ दो। इस तरह से वो नीचे एडजस्टमेंट बनाएगा। कभी अक्रूड की भी बना सकता है, जैसे मान लो आपको ये दे दूं 12% बैंक एफडी कब करवाई, 1 अक्टूबर 2020 को 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी। अब आपको खुद समझना है, ये अपने आप ही एडजस्टमेंट है, अब आपको खुद समझना है इसका क्या करूं, पहचानो। हाँ, आप पहचानो कितनी इनकम में आनी चाहिए, इनकम में कितना आना चाहिए। एफडी कब करवाई है, 1/10/20, साल खत्म कब हो रहा है, 31/3/21, कितने महीने हो गए, 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना बनना चाहिए, 1 लाख का 12% पर annum, ये पर annum होती है रेट, इंटू 6 महीने का कितना बनना चाहिए, 6000। आपको आया कितना क्रेडिट, यानी ये क्रेडिट हुआ तो एंट्री क्या हुई होगी, ये बता दो, ये क्रेडिट हुआ तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक या कैश डेबिट टू इंटरेस्ट 4000 हुआ होगा, कैश बैंक डेबिट कितने रुपए, 4000, तो ये क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी पर 4000 सही है क्या, कितना बनता है 6, यानी 2000 रुपये अक्रूड है, आना बाकी है। हाँ जी, इनकम में कितना लिखूं, इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव 4000, 2000 रुपये क्या है, समझ आया। इधर एफडी कितनी है अपनी, 1 लाख, अक्रूड इंटरेस्ट कितना लिखूं, 2000 एसेट्स में, बाद में आ जाएगा, 4 ना लिख देना, 4 तो कैश में जुड़ चुका है, आ गया वो तो कैश बैंक में जुड़ चुका है, जो नहीं आया उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो 2000 रुपये एसेट्स में बाद में आ जाएगा। कहाँ, हाँ, अगर यहीं 6 होता तो इसका मतलब कुछ लेना बाकी नहीं, आ तो गए सारे, 6 के 6 इनकम में चले जाते, बात खत्म, असेट्स में कुछ ना होता। इस 2000 की क्या एंट्री हुई है वैसे पूछूं तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 4000, 2000 की क्या एंट्री है, वैसे करके दिखाने को नहीं कहेगा, वैसी नॉलेज के लिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी क्रेडिट कितने रुपए, 2000, डेबिट कैश नहीं हुआ, इसको क्या दिखा दो, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, एसेट है ना, लेने बाकी हैं, बाकी जर्नल दिखानी नहीं है करके, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है बहुत, अपने को तो ट्रीटमेंट चाहिए, समझ आया। चलो जी, आप कोशिश करो, लास्ट मैं कहता हूं, अकाउंटेंट कहता है भूला ही नहीं, उसे याद है 4000 आ गया, आना 6 है, उसे याद है,
कि 2000 आना बाकी है, अभी आया कितना है 4, 2 आएगा अभी। वो बड़ा समझदार है, उसने बुक्स में लिख दिया है, टीवी के अंदर लिख दिया है। तो पता क्या होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ क्या पड़ा होगा, बड़ा समझदार, उसने ये एंट्री कर ली कि आना है 2000 रुपये, असेट्स में डाल दिया डेबिट, और 2 जोड़ के इनकम में कितना 6। अब आपको सोचना है अंदर ही है जो कुछ है, तो अंदर 6 का 6 ही दिख रहा है, सीधा लिखो बस 6000, 6000। और ये क्रूड 2000 रुपये कहाँ जाना है, असेट्स में 2000, बस सीधा सीधा 6000 रुपये क्रेडिट है इनकम, 2000 डेबिट है असेट्स। समझे ना, खेल ये है, जो मेन खेल है ना फाइनल अकाउंट में, यही है कि टीवी के अंदर है या टीवी के नीचे है, मेन गेम ये है। और इसके है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, दोनों साइड हमेशा बराबर आती हैं, कोई दिक्कत नहीं आंसर मैच करने में भी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ही, बस यही तो पहचानना है। अब +1 का बच्चा है, उसे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें एडजस्टमेंट होती नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं, सीधा बस ट्रायल बैलेंस, कहता कुछ नहीं भूला, सब याद है अकाउंटेंट को, अंदर ही है जो कुछ है। फिर तो करना ही गया बंदे ने, फिर तो फटाफट लिखते ही जाना है डेबिट वाली चीज़ें, या तो खर्चे में ट्रेडिंग P&L के डेबिट में, या फिर असेट्स में क्रेडिट वाली, या तो ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट में, या लाइबिलिटी पहचानना ही है बस फिर तो। और डेबिट क्रेडिट से तो सारा पहचान वैसे ही आ जाता है। डेबिट है तो या तो वो सेट है या खर्चा है बस। अब मान लो एक बंदा इसको सोच रहा है 2000 को, खर्चा है असेट्स, अब ये तो आपको पहचानना पड़ेगा, क्रूड इंटरेस्ट एफडी का खर्चा कैसे हो जाएगा, ये क्या है एसेट। क्रेडिट है या तो ये लाइबिलिटी है या इनकम, पहचानो इंटरेस्ट है ये इनकम है, ये लाइबिलिटी है या खर्चा, असेट्स है या खर्चा, एफडी है असेट है, ये चीज़ पहचाननी है। इसमें क्या है, एडजस्टमेंट से ही मेन क्वेश्चन बनता है हमारा। क्लियर है, तो अपन कल और बढ़ाते हैं आगे एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें जो मेन एडजस्टमेंट है वो बैड डेट्स प्रोविजन की भी है। बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स का प्रोविजन क्यों बनता है, फिर बैड डेट्स सेट ऑफ के लिए बनता है, वो सारी चीज़ें कल कंटिन्यू करते हैं अपन इसको, ठीक है।